अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम बेसिक बायोलॉजी 101 के लेक्चर नंबर 44 से स्टार्ट करेंगे। वो है पीसीआर। पीसीआर क्या है? पीसीआर है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या मतलब है इसका? बेसिकली आप लोगों को पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिवाइड करते हैं। अब हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना चाह रहे हैं। हमारे पास उसका जीनोम आ गया है। हमने फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसका हमने डीएनए आइसोलेट कर लिया। अब हम देखना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या वेरिएशन है। वो पूरे के पूरे डीएनए से इस तरह से हमारे लिए ऑब्जर्व करना मुश्किल है। हम एक स्पेसिफिक रीजन में सिर्फ देखना चाह रहे हैं, तो हम सिंथेटिकली उसका वो पोर्शन एम्पलीफाई करते हैं, यानी उसकी रेप्लिकेशन करवाते हैं। अब आप लोग जहन में लेकर आए कि जब बॉडी के अंदर रेप्लिकेशन होती है तो उस टाइम पर क्या होता है। सबसे पहले एक आरएनए प्राइमर वहां पर आके अटैच होता है, और वो जो प्राइमर है वहां से वो अटैच जब होगा तो उधर से आगे डीएनए रेप्लिकेट करना शुरू करता है। यानी सबसे पहले एक प्राइमर चाहिए होता है। अब सेल के अंदर भी प्राइमर चाहिए होता है, लेकिन वो तो चले बॉडी खुद बनाती है। जब हमने लैब में सिंथेसाइज करवाना है तो लैब में हम प्राइमर खुद प्रोवाइड करेंगे। अब डिफरेंट इंजाइम्स हैं, पॉलीमरेजेस हैं जो ये काम करते हैं। बॉडी के अंदर भी पॉलीमरेजेस ही हैं जो रेप्लिकेशन का काम कर रहे हैं। वही पॉलीमरेज जो बॉडी के अंदर रेप्लिकेशन का काम करते हैं, उन्हीं को हम डिफरेंट जो बैक्टीरिया होते हैं, जो थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया हैं, जो हाई टेम्परेचर को बेयर कर सकते हैं, हम उनसे वो बैक्टीरिया आइसोलेट करते हैं और उनको एक सिंथेटिक मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं थर्मोसाइक्लर या पीसीआर मशीन कहते हैं, उसके अंदर ये रिएक्शन करवाया जाता है वो इन्वायरमेंट दे के उस एंजाइम के साथ। ठीक है। तो हमारा पर्पस बेसिकली क्या है, वो उस पूरे जीनोम में से एक जो जीन है उसको हमने एम्पलीफाई करना है। अब हम कैसे एम्पलीफाई करेंगे, वो उसकी क्या कंडीशंस होंगी, वो आज यहाँ पर हम देखेंगे। तो पीसीआर बेसिकली क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, कॉमन लेबोरेटरी टेक्निक टू मेक मेनी कॉपीज ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ डीएनए। हमने कहा ये कुछ कोई भी डीएनए का रीजन हो सकता है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को डिजीज के बारे में बताया, फॉर एग्जांपल एक फैमिली है जिसके अंदर बीटा थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं। ठीक है। अब वो जो फैमिली है वो अपने बच्चों की मतलब कजन मैरिज करना चाह रहे हैं। अब उनको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब इनकी शादी हो तो आगे से जो इनके बच्चे हैं उनके अंदर भी बीटा थैलेसीमिया हो। तो हम वो कहना चाह रहे हैं हम कैरियर स्क्रीनिंग करवा लेते हैं। अब वो क्या करेंगे, कैरियर स्क्रीनिंग करवाने के लिए उनकी वो जीन जिसके अंदर डिफेक्ट आने की वजह से बीटा थैलेसीमिया होता है, उस जीन की सीक्वेंसिंग करवाई जाएगी। तो हमारा यहाँ पर डीएनए ऑफ इंटरेस्ट क्या है? वो जीन है जो कि इन्वॉल्व हो रही है बीटा थैलेसीमिया के अंदर। अब उसको एम्पलीफाई करने के लिए हमने जो रीजन उसका एम्पलीफाई करना था, उस रीजन के अगेंस्ट प्राइमर डिजाइन करने हैं। प्राइमर बेसिकली होते क्या है? प्राइमर जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स की एक स्ट्रेच है जो ऑलमोस्ट पर 20 न्यूक्लियोटाइड या 22 न्यूक्लियोटाइड या 18 न्यूक्लियोटाइड या इवन बड़ा भी हो सकता है। यानी आमतौर पर 18 से 22 का प्राइमर साइज होता है, लेकिन 25 26 तक इवन इससे बड़े भी बाज दफा हो जाते हैं प्राइमर। अब वो जो सीक्वेंस होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है उस दूसरे डीएनए के। उस स्ट्रैंड पे जाके ये बाइंड करेगा और उसके बाद उसके ऊपर ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड आके अटैच होने शुरू हो जाएंगे। जैसे आपका जो जीनोम है उसके पास ए था, तो जो प्राइमर है उसके पास क्या होगा? टी होगा। कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो वो आके आप उसके बाद उसके ऊपर एनवायरमेंट जो डीएनए के ऊपर सीक्वेंस है जो आपके जीनोम के ऊपर, उसके अगेंस्ट उस प्राइमर के साथ बाउंड होता जाएगा और प्राइमर लेंथ में इंक्रीज करता जाएगा। अब फॉरवर्ड प्राइमर होगा और एक रिवर्स प्राइमर होगा, और जो दोनों प्राइमर हैं वो मिलके उस रीजन को एम्पलीफाई करेंगे। अब उन्होंने यहाँ पे आपको बताया है, फॉर एग्जाम्पल इट माइट बी अ जीन whose function a researcher want to understand.
or a genetic marker used by the forensic scientist to match a crime scene of DNA with suspect। अब मैंने आप लोगों को एक बीटा थैलेसीमिया की एग्जांपल दे दी है, यहाँ पर उन्होंने आपको डिफरेंट एग्जांपल दिया, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब पीसीआर is used in many areas of biology and medicine, including molecular biology research, medical diagnostic, and even some branches of ecology। अगर आप लोग को कोविड-19 का दौर याद हो तो वहां पर भी पीसीआर करके आपको डायग्नोसिस बताया जाता था। उस केस में खैर आरटीपीसीआर होता था कि वो वायरल जिनोम था, तो मतलब उसको आपने यूज किया करके तो एम्पलीफाई किया था, तो वो एक थोड़ा डिफरेंट केस था, लेकिन उस केस में भी पीसीआर यूज हुआ। अब पीसीआर मैंने भी आप लोगों को बताया, वो बैक्टीरिया जो बहुत हार्श कंडीशन बर्दाश्त कर लेते हैं उनसे ये पॉलीमरेज आइसोलेट किया जाता है, तो उन बैक्टीरिया को हम कहते हैं वो थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया है। क्योंकि वो बैक्टीरिया थर्मोस्टेबल है तो जो उनके एंजाइम है वो भी थर्मोस्टेबल होंगे। तो पीसीआर के लिए सबसे पहले आपको थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। अब एक एग्जांपल उसकी है टैग पॉलीमरेज, पर सिर्फ टैग पॉलीमरेज नहीं, जैसे फ्यूजन पॉलीमरेज है और इसके अलावा पीएफयू है। ये डिफरेंट पॉलीमरेजेस हैं जो कि लैब्स में यूज होते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन पॉलीमरेज यूज होता है वो टैग पॉलीमरेज है, क्योंकि ये सस्ता भी पड़ता है और बहुत से काम इससे हो जाते हैं। और इसके अलावा आपको डीएनए प्राइमर्स चाहिए होते हैं जो कि क्या है, स्पेसिफिकली डिजाइंड होते हैं उस रीजन ऑफ इंटरेस्ट के लिए। अब पीसीआर होता कैसे है, उनका रिपीटेड साइकिल है सीरीज ऑफ टेम्परेचर चेंजेस के बाद। अब वो आगे मैं आप लोगों को जाके जब साइकिल आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ आएगी। अब ये एक रूटीन एप्लीकेशन है डीएनए क्लोनिंग, मेडिकल जेनेटिक, फोरेंसिक डीएनए साइंटिस्ट की। जैसे मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं तो मैं मतलब मेरी जो रिसर्च है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की है, जिसमें हम पेशेंट से ब्लड सैंपल लेके उसका डीएनए आइसोलेट करते हैं, उनके एक्सोम सीक्वेंसिंग कराने के बाद वो स्पेसिफिक जीन जिनमें हमें चेंजेस मिलते हैं उस जीन के अगेंस्ट प्राइमर डिजाइन करते हैं और फिर उस जीन को एम्पलीफाई करते हैं थ्रू पीसीआर। फिर उसके बाद उसकी सीक्वेंसिंग करा के हम वो जो है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस है। अब टैग पॉलीमरेज क्या है, ये आप लोगों को टैग मैं बताऊं बेसिकली, ये टी जो है वो थर्मस से ड्राइव हुआ है और एक यू जो है एक्वेटिकस। तो ये एक बैक्टीरिया है थर्मस एक्वेटिकस जो कि एक हीट टॉलरेंट एनवायरनमेंट में रहता है, मतलब एक बहुत ज्यादा हीट वाले एनवायरनमेंट में रहता है और ये उसको बर्दाश्त करता है, तो उसके जो एंजाइम है इस वजह से बहुत हाई टेम्परेचर पे एक्ट करते हैं, तो वहां से ये टैग को आइसोलेट किया हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि लाइक डीएनए रेप्लिकेशन इन एन ऑर्गेनिज्म, जो पीसीआर है उसको भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए जो कि न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बनाए, एक पिछले को एज अ टेम्पलेट यूज करते हुए। तो डीएनए पॉलीमरेज जो आमतौर पे पीसीआर में यूज किया जाता है वो टैग पॉलीमरेज है, और ये हीट टॉलरेंट बैक्टीरिया जिसका नाम थर्मस एक्वेटिकस है वहां से डिराइव किया गया। अब प्राइमर क्या आते हैं, मैंने आप लोगों को प्राइमर पहले भी बता दिया कि प्राइमर क्या है। शॉर्ट पीसीज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यूजुअली अराउंड, ये 20 20 20 नहीं है बेसिकली, 18 to 22 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 20 न्यूक्लियोटाइड जो है वो इसके तब से कह लें कि आइडियल है, इन्होंने गलती से यहाँ पे 3 दफा 20 लिख दिया। Two primers are used in each PCR reaction and they are designed so that they can flank the target region that should be copied. That is, they are given sequencing that will make them to bind in opposite strand of DNA। ये मैंने आप लोगों को पहले बात थोड़ी सी बता दी है, वही है। Just at the edges of the end, these primer bind to the template by complementarity base। अब ये इसके 3 स्टेप होते हैं बेसिकली। सबसे पहले होता है डीनेचुरेशन, उसके बाद है अनीलिंग और उसके बाद एक्सटेंशन है। और इससे सबसे पहले आती है डीने, जिसको हम कहते हैं अर्ली डीनेचुरेशन, या आप कह लें इनिशियल डीनेचुरेशन। और जो एक्सटेंशन है उसके बाद एक फाइनल एक्सटेंशन का स्टेप भी होता है। इनिशियल डीनेचुरेशन में क्योंकि हमारे पास जो डीएनए है वो अभी अभी अंदर गया है तो उसको पहली दफा खुलने में जरा ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए वो ज्यादा टाइम के लिए दी जाती है। फिर उसके बाद ये जब इनिशियल डीनेचुरेशन आमतौर पर 2 से 5 मिनट्स की दी जाती है टैग पॉलीमरेज के केस में,
उसके बाद जो डीनेचुरेशन है वो आमतौर पर 30 सेकेंड से 1 मिनट की होती है, जो कि पर साइकिल रिपीट होती रहती है। जो अनीलिंग टेम्परेचर है वो आपके प्राइमर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आपके प्राइमर का जो टेम्परेचर है, मेल्टिंग टेम्परेचर, अगर वो 60 है तो अनीलिंग टेम्परेचर आपका 55 होगा, यानी 5 डिग्री कम करके आप लगाते हैं। अगर 70 है तो 65 होगा। और जो एक्सटेंशन है वो हमेशा 72 पर होती है। और फाइनल एक्सटेंशन ये है कि जो काम भी चल रहा है उसको कंप्लीट होने के लिए वो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा देते हैं, तो वो भी आमतौर पर 5 to 10 मिनट की होती है। अनीलिंग टेम्परेचर 30 से 1 मिनट, 30 सेकेंड से 1 मिनट। और जो एक्सटेंशन है वो डिपेंड करता है आप कितना प्रोडक्ट एम्पलीफाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो टैग है वो 1 KB यानी 1000 बेस पेयर को एम्पलीफाई करने में 1 मिनट लेता है। अगर आप एक 2 KB के प्रोडक्ट को एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं तो आप 2 मिनट एक्सटेंशन देंगे। 500 बेस पेयर को करना चाह रहे हैं तो आप 30 सेकेंड देंगे। अगर आपका प्रोडक्ट 700 के से अबव है या 800 तक का, आप 45 सेकेंड देंगे। तो ये डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं जो आपके प्रोडक्ट साइज पर डिपेंड करती हैं। सो उन्होंने आपको बताया कि इसके की इंग्रेडिएंट क्या है। टैग पॉलीमरेज है, प्राइमर होगा, टेम्पलेट डीएनए होगा। अब हमारी बॉडी के अंदर तो न्यूक्लियोटाइड्स पहले ही पड़े होते हैं, लेकिन ये तो सिंथेटिक एक मशीनरी है, इस वजह से इसको न्यूक्लियोटाइड्स भी दिए जाएंगे। फिर इनको एक खास इन्वायरमेंट भी दिया जाएगा जिसके अंदर ये एक्ट कर सकें। इस इन्वायरमेंट के लिए उनके अंदर बफर्स वगैरह भी डाले जाते हैं। और इनको एक ट्यूब के अंदर, जिसको पीसीआर ट्यूब कहते हैं, उसके अंदर इन सारों को डाल देते हैं और ये जो सारा रिएक्शन है ये आइस के ऊपर प्रिपेयर किया जाता है। अब सबसे पहला स्टेप इनिशियल डीनेचुरेशन मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन है उसमें वही चीज है जो डीनेचुरेशन में है। तो उसमें क्या है, सबसे पहले हीट होगी जो उसे सेपरेट करेगी और वो डीनेचर करेगी डीएनए स्ट्रैंड को, यानी डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करेगी। रेप्लिकेशन में और ट्रांसक्रिप्शन में भी आप लोगों ने देखा था कि डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स जो है वो ओपन अप होता है। तो यही स्टेप डीनेचुरेशन का पर्पस ही ये है कि वो जो स्ट्रैंड है उन दोनों को सेपरेट करना, ताकि आपको सिंगल स्ट्रैंड नजर आ सके। और वो जो सिंगल स्ट्रैंड है उसके साथ जाके फिर प्राइमर आराम से बाइंड करके उसको एम्पलीफाई कर सके। तो डीनेचुरेशन में ये काम होगा कि जो दो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सेपरेट होगा, डीनेचर होगा। अनीलिंग में क्या होगा, वो टेम्परेचर नीचे आएगा, जो प्राइमर है उसके साथ आकर ऑपोजिट डायरेक्शन में अटैच हो जाएंगे, एज अ टेम्पलेट एक्ट करेंगे। अब वो अटैच हो जाएंगे, टेम्पलेट नहीं सॉरी, एज अ प्राइमर एक्ट करेंगे। टेम्पलेट जो है वो ऑपोजिट स्ट्रैंड पे प्राइमर के साथ न्यूक्लियोटाइड एक्सटेंशन वाले स्टेप में आके बाइंड करना शुरू करेंगे, तो इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब देखें ये जो आपको, अगर आप डायग्राम देखें, यहाँ पर आपको एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिखाया जा रहा है। ये यहाँ पे तो आपको उन्होंने एक सीधा दिखा दिया है, बेसिकली आप लोगों को पता है कि ये किस तरह से होता है, ये यूं मतलब इस तरह से अनवाइंड, मतलब इस तरह से हुआ होता है। तो ये जो है वो पहले ओपन अप होगा और इस तरह से सिंगल स्ट्रैंड बन जाएंगे। अब ये जब सिंगल स्ट्रैंडेड बनेगा तो इसके ऊपर आकर अनीलिंग टेम्परेचर पे यहाँ पर प्राइमर आके बाइंड कर जाएंगे। अब एक्सटेंशन में क्या होगा, वो जो न्यूक्लियोटाइड आपने ट्यूब में डाली थी, अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आप कहें कि ये जो डीएनए है यहाँ पर ए था, तो ये जो प्राइमर है ये इन्वायरमेंट से टी को पकड़ेगा और अपने साथ आकर यहाँ पर अटैच कर देगा। अगर यहाँ पर फिर आगे जी होगा तो यहाँ इन्वायरमेंट से सी आएगा और वो यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा जो है वो सीक्वेंस बनता जाता है। अब ये इस तरह से कॉपी जब बन गई एक एक्सटेंशन के बाद, अब उसके बाद ये वाला स्टेप जो है यहाँ पर रुका, टाइम आपका खत्म हो गया एक्सटेंशन का, दोबारा से डीनेचुरेशन हुई। अब ये वाली जो कॉपी है इसकी इसकी डीनेचुरेशन होगी और इसके साथ आके प्राइमर ऐड करेंगे। तो इस तरह से मल्टीपल कॉपीज आफ्टर साइकिल बनती जाती हैं। सबसे पहले आपने फर्स्ट करें जिनोम में से एक कॉपी थी, उससे दो पीसीआर ने दो स्ट्रैंड बना दिए। अब नेक्स्ट में आपके पास दो हैं, दो से चार बनेंगे, उससे नेक्स्ट में 4 से 8, फिर 8 से 16, इस एक्सपोनेंशियल रेट पर जो है वो डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। और ये मतलब आप ऑलमोस्ट देते हैं 25 से 30 साइकिल्स इसको, तो 25 से 30 साइकिल्स में मिलियंस कॉपीज ऑफ दैट जीन बन जाती हैं जो आपको चाहिए होती, फिर आप उसको सीक्वेंस करवा सकते हैं।
तो मैंने आपको बताया दिस साइकिल रिपीट 25 to 35 टाइम इन अ टिपिकल पीसीआर मशीन वी जनरली टेक 2 to 4 hours डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द डीएनए रीजन। लेंथ का भी मैंने आप लोगों को बताया, एक्सटेंशन टेम्परेचर जो है आप लेंथ पर के अकॉर्डिंग उसको सेट करते हैं। अगर आपका 1 kb का प्रोडक्ट है तो उसको 1 मिनट चाहिए, 2 kb है तो 2 मिनट चाहिए, 3 kb है तो 3 मिनट एक्सटेंशन चाहिए। इस वजह से आपका जो पीसीआर का टाइम है वो साइज की वजह से बढ़ता जाता है या कम होता जाता है। Instead, the new DNA that's made in one round can serve as a template in the next round। उन्होंने कहा जो डीएनए है वो इस तरह करता रहता है, इस वजह से मल्टीपल जो कॉपीज है बनती जाती हैं। थोड़ा सा मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। So the number of DNA can roughly double in each round. This pattern exponential growth is shown in the image below। आइए देखें, ये जो मैंने आप लोगों को बताई थी, पहले साइकिल में ये एक साइज से 2 बने, अगले साइकिल में ये 4 हो गए, उस अगले में 8 हो गए, उस अगले में ये 16 हो जाएंगे, उस अगले में ये फिर 32 हो जाएंगे, फिर 64 हो जाएंगे। इस तरह वो डबल होते जाते हैं। ठीक है, ओके। अब उन्होंने कहा है कि दिस रिजल्ट ऑफ पीसीआर रिएक्शन आर यूजुअली विजुअलाइज्ड यूजिंग जेल। अब उसको आप डी जेल पे रन करते हैं। अब ये जेल क्या है? बेसिकली एगारोस से मिलकर बनी होती है ये जेल, और आप इसके अंदर एथिडियम ब्रोमाइड डालते हैं। और एथिडियम ब्रोमाइड जो है उसको जब यूवी से एक्सपोज किया जाता है तो डीएनए एथिडियम ब्रोमाइड के साथ मिलकर यूवी में फ्लरिश करता है, तो उससे आपको पता चलता है कि यहाँ पर डीएनए अवेलेबल है। Gel electrophoresis is the technique in which fragments of DNA are pulled through gel matrix by an electric current and separate DNA fragments according to the size. A strand or DNA ladder is typically included so the size of the fragment can be determined। अब मैं आप लोगों को जो पिक्चर्स हैं वो भी जेल की दिखा सकती हूँ। अब ये जो आप लोगों को इस वक्त पिक्चर नजर आ रही है, अगर आप इस लोग आप यहाँ पर देखें तो ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं डीएनए लैडर। और ये जो बैंड नजर आ रहे हैं ना आपको, ये बेसिकली एम्प्लीफाइड पीसीआर प्रोडक्ट है। और ये जो साइज के ऊपर ये जो नजर आ रहे हैं ना आप लोगों को, एक हर एक बैंड ये एक साइज को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो यहाँ पर सबसे नीचे वाला है, ये वाला जो लैडर है इसको हम 50 बेस पे लैडर कहते हैं। तो ये जो आप लोगों को बैंड नजर आ रहा है ना, ये वाला बैंड ये 500 बेस पेयर का है। बेसिकली बताने का मकसद आप लोगों को ये था कि आप लोग जेल की अगर पिक्चर देखें तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि जेल कैसी होती है। ये बेसिकली जेली की तरह के, आप लोगों ने कस्टर्ड की जेली कभी बनाई हो, देखी हो, उस तरह ये जेली की तरह ही होती है। पर फर्क ये है कि जो एगारोस है, तो मतलब जो जो जेली है उसके अंदर जेलेटिन यूज होता है, लेकिन ये एगारोस की जेल होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है। और इसके ये जो बैंड इसके अंदर यूवी डाली जाती है। तो सैंपल हमने जब इसके ऊपर रन किया है ना, तो इसके अंदर एथिडियम ब्रोमाइड हमने जेल के अंदर डाला हुआ था, तो जब यूवी में इसको एक्सपोज किया तो ये इस तरह से फ्लरिश करते हुए हमें नजर आते हैं। और ये जो डीएनए लैडर है ये इसलिए है ताकि ये हमें बताए कि साइज क्या है इसका। अब हम आपके लेक्चर की तरफ दोबारा चलते हैं। तो ये जो बेसिकली आप लोगों को दिखाया जा रहा है यहाँ पर, ये उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा दिया, लेकिन असल में ये उस तरह से आपको पिंक से कलर का वहां पर बैंड नजर आता है। उसके बाद पीसीआर जो है उसकी मल्टीपल टाइप्स हैं। क्या टाइप्स हैं पीसीआर की? एक हमारे पास है मल्टीप्लेक्स पीसीआर। इसमें क्या होता है कि आप डिफरेंट जो प्राइमर्स है ना इकट्ठे एक ही रिएक्शन के अंदर डाल देते हैं, और वो सारे के सारे इकट्ठे ही एम्पलीफाई होते हैं। फिर क्या है? अडेप्टेशन पीसीआर विच अलाउ साइमल्टेनियस एम्पलीफिकेशन ऑफ मेनी सीक्वेंसेस। दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीजेस इन द सेम सैंपल। तो इस वजह से ये मतलब डिफरेंट सारे जो जीन्स हैं, जो जो उसको वहां पर टारगेट मिलेगा प्राइमर्स को, वो उसको एम्पलीफाई करेगा, तो एक ही टाइम में आपको सारा कुछ मिल जाता है। Also, it can be used to identify exonic and intronic sequence in specific gene and determination of gene dosage। जिसका आगे आपको यूजेज बता दिए। नेस्टेड पीसीआर में क्या होता है? नेस्टेड पीसीआर सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो आपका टेम्पलेट है उसके अंदर
मतलब टेम्पलेट आपके जीनोम में बहुत ही कम है। और या फिर आप ये कह लें कि जो आपका असल एम्पलीफाई आप प्रोडक्ट करना चाह रहे थे वो बहुत एक कॉमन रीजन है, तो वो डिफरेंट एरियाज पे भी प्रेजेंट होता है, लेकिन आप चाहते हैं आप एक स्पेसिफिक एरिया का ही कलेक्ट करें, तो आप बड़ा एक प्राइमर पहले डिजाइन करेंगे जो कि उसी स्पेसिफिक रीजन को एम्पलीफाई करे। फिर उसमें से जब आप दूसरे प्राइमर यूज करेंगे तो फिर आपको कोई नॉन स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो उन्होंने आपको बताया कि स्मॉल अमाउंट ऑफ जो टारगेट है उसको डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली ये यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, पहले स्टेप के जो प्राइमर होते हैं वो फर्स्ट एम्प्लीफिकेशन करते हैं, वो लार्जर प्रोडक्ट बनाते हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट आपको मिलता है फर्स्ट एम्प्लीफिकेशन का, उसी को आप एज अ डीएनए टेम्पलेट यूज करके सेकंड पीसीआर रिएक्शन लगाते हैं जो कि इंटरनल प्रोडक्ट को एम्पलीफाई करेगा। इस तरह उनकी जो स्पेसिफिसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। और उन्होंने कहा है कि डिसएडवांटेज क्या है कि कंटेमिनेशन आ जाती है फर्स्ट एम्प्लीफाइड प्रोडक्ट्स के सेकंड एम्प्लीफिकेशन जब हम करते हैं। यानी बाज दफा वो उसके अंदर इतना होता भी नहीं है, लेकिन वो हमें बहुत मतलब ज्यादा फॉल्स नेगेटिव बेसिकली इसको रिजल्ट कहते हैं वो आ जाते हैं। आमतौर पर ये नेस्टेड पीसीआर जो है ये एक्सप्रेशन चेक करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे ब्लड के अंदर बहुत सी जीन एक्सप्रेस नहीं करती लेकिन उनका आरएनए थोड़ा बहुत बनता है, तो हम नेस्टेड पीसीआर से चेक करना चाह रहे हैं कि वो आरएनए थोड़ा सा बन भी रहा है या नहीं, तो पहले हम उसका सीडीएनए बनाते हैं, एक्सटर्नल प्रोडक्ट से एम्पलीफाई करते हैं। जब तो उसमें हमें आमतौर पर जेल रन करें तो हमें प्रोडक्ट नजर नहीं आता, लेकिन जब उससे हम सेकंड पीसीआर लगाते हैं तो सेकंड प्रोडक्ट उससे बहुत अच्छा आता है। इसका मतलब पहले एम्प्लीफिकेशन इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो जेल पे आम आंख से देखी जाती, बहुत कम थी, लेकिन जब नेक्स्ट हमने पीसीआर लगाया उसने उसको एज अ टेम्पलेट यूज किया तो हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में फिर वो प्रोडक्ट मिल जाता है। आरटीपीसीआर क्या है? आरटीपीसीआर बेसिकली ये है जो कि आपको आप प्रोडक्ट जो यूज कर रहे हैं वो आरएनए है, बना आप उससे सीडीएनए रहे हैं, ठीक है। तो ये है, और इसको डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है, जो भी मैंने आप लोगों को पहले एग्जांपल बताई थी कि आप पीसीआर को यूज करते रहे हैं कोविड-19 की डिटेक्शन के लिए, तो ये उसकी एक एग्जांपल है। PCR was designed to amplify the RNA sequences, especially mRNA, through the synthesis of cDNA। ये एंजाइम यूज किया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसको यूज करके। और ये जो वो जो सीडीएनए है उसको फिर आप पीसीआर से एम्पलीफाई करते हैं। दिस टाइप ऑफ पीसीआर हैज बीन यूजफुल इन डायग्नोसिस ऑफ आरएनए वायरसेस एज वेल एज फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी। It also been used to study the gene expression in vitro due to the obtained cDNA retain on the original RNA sequences। ये मैंने आप लोगों को जो एक्सप्रेशन का भी थोड़ा सा पहले बताया, तो वो हम इस मतलब उसका आरएनए आइसोलेट करके उससे पहले सीडीएनए बनाते हैं, उससे फिर हम आगे एम्पलीफाई करते हैं, तो वो भी आरटीपीसीआर में ही आता है। का मेन चैलेंज क्या है कि द सैंपल ऑफ mRNA because of considered difficult to handle by low level and concentration of mRNA interest and low stability at the room temperature together with sensitivity to action the ribonucleases and pH change। यानी जो आरएनए होता है वो बहुत अनस्टेबल होता है, उसको आपको बहुत केयर के साथ रखना पड़ता है। सेमी क्वांटिटेटिव पीसीआर क्या है? This technique allows the approximation of the relative amount of the nucleic acid present as mentioned above। cDNA आपने obtain किया by RT-PCR when sample is RNA, फिर आपने internal control उससे amplify किए। Then marker commonly used as ApoA1 and B act in amplification product separated by electrophoresis। अब agarose gel जो है after ethidium bromide staining and optical density is calculated by densitometer। The disadvantage of the technique is possibility of the non-specific hybridization generating unsatisfactory result। Control of specificity is performed using highly specific probes of hybridization। यानी आप बेसिकली उसको वैसे आम आंख से ही देख के जेल के थ्रू भी क्वांटिफाई कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो कंट्रोल के लिए आप फिर हाईली स्पेसिफिक जो प्रोब्स हैं उनको यूज करते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या हैं? During the past 30 years, molecular techniques have been under development. However, these had rapid and tremendous progress in the recent years। अब थोड़ी बहुत आप लोग एप्लीकेशन पहले ही पढ़ आए हुए हैं कि ये
मतलब जितने भी डायग्नोसिस वगैरह हैं उसके अंदर इसका रोल है, एक्सप्रेशन में इसका रोल है। फिर जो है आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक्स में आप इसको यूज करते हैं, क्लोनिंग में ये यूज होता है, बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है, तो वही सारे इसके एप्लीकेशन इसकी एप्लीकेशंस हैं। So, उन्होंने आपको बताया है कि मोस्ट कॉमनली क्या है, लेबोरेटरीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट में यूज होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्टराइजेशन ऑफ सेवरल ऑर्गेनिज्म में, पैथोफिजियोलॉजी में, फिर ह्यूमन की डिजीजेस में, प्लांट की डिजीजेस में, और फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन, पब्लिक हेल्थ सच एज जेनेटिक एंड बायोकेमिस्ट्री, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये सारी की सारी जो है वो इसकी एप्लीकेशन है। और मेडिसिन में उन्होंने आपको बताया है कि मेडिसिन में ये कैसे यूज होता है। सो बेसिकली इसके बारे में हमने सारा पहले ही पढ़ लिया है, आपने इसको बस रीड करना है। तो यानी अब आपने जैसे एक एग्जांपल आप यहाँ से देख लेते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज लेड टू द सिलेक्शन एंड क्वालिटी ऑफ assurance ऑफ ब्लड दैट ब्लड बैंक आर यूज फॉर द पेशेंट विद डिफरेंट पैथोलॉजीज। यानी आप लोगों ने जो है वो पीसीआर के जरिए से देखा कि उसके अंदर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग उसका ब्लड यूज करते हैं जब आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी होती है कि कोई पैथोजन ना उसके अंदर आ जाए। इस तरह जो करेक्टराइजेशन हो जाती है जब कोई बीमार है बंदा, तो उसके अंदर के कौन सा वायरस है जिसने डिजीज कोज की है। फिर कुछ ट्रीटमेंट्स वगैरह के अंदर भी डायग्नोसिस में ये इन्वॉल्व होता है। फोरेंसिक्स में ये किस तरह से इन्वॉल्व होता है, आप लोगों को पता है, अगर आप लोग सीआईडी टाइप आप लोगों ने ड्रामास वगैरह कभी देखे हो कि क्राइम सीन से उनको ब्लड सैंपल मिलते हैं या उनको कई हेयर्स मिल जाते हैं या डिफरेंट इस तरह की उनको चीजें मिलती हैं, तो वो उससे क्या करते हैं, डीएनए को आइसोलेट करते हैं, और वो जो आइसोलेटेड डीएनए है उसको फिर इस तरह से वो एम्प्लीफाई करके देखते हैं कि ये किससे बिलोंग करता है, और इस तरह उस ऑर्गेनिज्म तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह ये फोरेंसिक साइंटिस्ट में इन्वॉल्व होता है। तो मैंने आपको क्या बताया है, रिसर्च अगर किसी की सडन डेथ हुई है तो वो भी आप इससे पता चल सकता है आपको। तो ये भी बेसिकली अगर आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को आराम से समझ आ जाएगी। लेकिन मेन जो आप लोगों ने चीज याद रखनी है वो ये है कि पीसीआर के स्टेप्स कौन से हैं, और ये बहुत जरूरी चीज है, और पीसीआर की टाइप्स कौन सी हैं। एप्लीकेशन आप एक दफा रीड आउट कर लें, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया है तो आप मेरे लेक्चर को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोग कुछ और डिटेल में इसका समझना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर इसको आपको डिटेल में भी समझा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।